आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 से 30 अगस्त 2020 की प्रमुख घटनाओं को एक लाइन या वन लाइनर के रूप में या प्रश्नोत्तर शैली के रूप में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को, विशेषकर ध्यान रखिएगा, महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन है, यानी वह राज्य जिसने सर्वाधिक महिलाओं को ऋण प्रदान किया है। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को सर्वाधिक ऋण प्रदान किया है। इसके पश्चात है कि हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने यह फैसला किया है कि वह किसानों की साख या उनको कितना ऋण प्रदान किया जाए उसका आकलन करने के लिए एक सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाएगा। इसके पश्चात है कि हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर है चीन। इसके पश्चात है वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को बासान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। तो बांग्लादेश में वर्तमान समय में बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमान मुख्यतः कॉक्स बाजार के इलाके में निवास करते हैं। इनका निर्वासन म्यांमार से बांग्लादेश की ओर हुआ था। आगे देखते हैं, वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता या सह अध्यक्षता की है। तो उज्बेकिस्तान के साथ में राष्ट्रीय समन्वय समिति के पहली बैठक की सह अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। इसके पश्चात है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक की गई थी। तो केंद्र सरकार ने जीएसटी में एक बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया है। तो 40 लाख रुपए, यानी जिसकी भी 40 लाख रुपए का सालाना कारोबार या सालाना टर्नओवर होगा उस व्यापारी को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके पश्चात है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो 22 महीने। यहाँ आपसे 3 प्रश्न इसमें बन रहे हैं। पहला है कि किस जूडो खिलाड़ी को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने निलंबित किया है। तो पहला है दीपांशु बालियान। उसके पश्चात है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के द्वारा किस प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण उन्हें निलंबित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा फ्यूरोसेमाइड। इसके पश्चात है कि इन पर कितने महीने का निलंबन लगाया गया है। तो 22 महीने का निलंबन इनके ऊपर लगाया गया है। आगे देखते हैं, तो केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। तो इसका उत्तर होगा 2%। इसके पश्चात देखते हैं कि केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर है गुजरात। इसके बाद देखते हैं कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक भी हैं, वह 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है। तो तरुण गावा को नया गृह सचिव बनाया गया है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है। तो 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की गई है।
इसके बाद है कि केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो किरण। यहाँ आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में शुरू किए गए किरण हेल्पलाइन सेवा किससे संबंधित है? तो वह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास से संबंधित एक हेल्पलाइन सेवा है। आगे देखते हैं तो असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान की गई है? तो 50 लाख रुपए। यानी किसी भी पत्रकार, होमगार्ड या अन्य अस्थायी कर्मचारी, इसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल है, यदि कोविड-19 के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए की बीमा राशि असम सरकार के द्वारा उनके परिवार को प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात देखते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? तो ऐप का नाम है DGNCC ऐप। DG डायरेक्टर जनरल एनसीसी ऐप को लॉन्च किया गया है एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए। इसके बाद है हाल ही में टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो केविन मे बाइट डांस की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके CEO केविन मेयर हैं और उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इसके पश्चात देखते हैं कि केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस स्थान पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर रही है? तो प्रयागराज में। हाल ही में प्रयागराज में एयर डिफेंस कमांड की स्थापना करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके पश्चात है कि बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो चीन के द्वारा निर्मित कोविड-19 के टीके को बांग्लादेश ने मनुष्यों के ऊपर अंतिम स्तर के परीक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके पश्चात है कि केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है? तो नए 78 हवाई मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है उड़ान स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद है कि भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 50 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो 20,000 करोड़ रुपए के सरकारी प्रतिभूतियों के साथ खरीद बिक्री करेगा। इसके पश्चात है कि असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीने के लिए असम में इसे AFSPA को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य तो कर्नाटक। कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रावधान बना लिए हैं। इसके पश्चात है कि किस IIT संस्थान ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो IIT बॉम्बे ने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी का विकास किया है। किसके साथ? तो शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से इसने यह कार्य किया है। इसके पश्चात है कि इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पूर्व इसके पश्चात है कि शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो 47 शिक्षकों को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके पश्चात है कि यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव
राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो 30 सितंबर तक यूपी सरकार ने समस्त धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके पश्चात है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो 4.5% तक नीचे रहने का अनुमान लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। इसके पश्चात है कि किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो रूस ने अपने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। इसके पश्चात है कि किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो असम में, असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इस रोपवे का उद्घाटन किया गया है। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो बाईचुंग भूटिया जो कि सिक्किम के निवासी हैं, उनके नाम पर ही सिक्किम के नामची में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। इसके पश्चात है कि किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 को जीता है। तो गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 को जीता है, जिसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के साथ में प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात है कि इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के एक चंद्र अभियान या चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष को पूरा किया है। तो 1 वर्ष यह पूरा कर चुका है और इसरो को आशा है कि यह चंद्रयान 2 मिशन का जो ऑर्बिटर है चंद्रमा की कक्षा में, वह 5 से 6 सालों तक अभी और अपना कार्य करेगा। इसके पश्चात है कि वह देश जिसने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, खोज करने की घोषणा की है, तो वह देश है तुर्की। इस खोज के सिलसिले में काला सागर क्षेत्र में तुर्की और ग्रीस का विवाद काफ़ी बढ़ गया है। इसके बाद देखते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल में कितने साल के लिए और वृद्धि की है। तो जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल में 2 साल का विस्तार किया गया है। इसके पश्चात है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो 100% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो 31 दिसंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीकरण की सीमा बढ़ा दी गई है। आगे देखते हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात है कि केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो SBI का नया प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया को बनाया गया है। इसके बाद है कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है। तो केरल, यहाँ यह पूछा जा सकता है कि केरल सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नमथ बसई कार्यक्रम किसके लिए या किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तो इसका उद्देश्य है मातृभाषा में बच्चों को या जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके पश्चात है कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट प्रदान की जाएगी। तो 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को इससे GST से छूट प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है। तो वह है राजस्थान। आगे देखते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस या वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे किस दिन मनाया जाता है। तो 21 अगस्त को विश्व या वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है।
पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? तो उनका नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके पश्चात है कि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपया $1 बिलियन का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? तो चीन के साथ में सऊदी अरामको ने अपना एक करार खत्म करने का फैसला किया है। आगे देखते हैं, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो 5 लोग हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखते हैं, किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो नेपाल में खुदाई के दौरान ही यह मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कैमरन व्हाइट ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके पश्चात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। इसके पश्चात है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया है? तो वह है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। आगे देखते हैं, तेलुगु भाषा दिवस, तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। तेलुगु कवि गिडगु वेंकटराम मूर्ति की जयंती के अवसर पर तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है, जो है 29 अगस्त को। इसके पश्चात है कि उष्णकटिबंधीय तूफान लॉरा से प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो कैरेबियन सागर एवं अमेरिका इस तूफान से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे है, फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को किस कंपनी ने 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? तो रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार का अधिग्रहण किया है। फ्यूचर ग्रुप के अंतर्गत बिग बाजार, इजी डे, नीलगिरी सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री आदि शामिल हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में आरबीआई के द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की छठी किस्त के लिए इशू प्राइस कितने रुपए प्रति ग्राम रखा गया है? तो 5,117 रुपये इशू प्राइस रखा गया है प्रति ग्राम में। आगे देखते हैं कि आरबीआई द्वारा जारी की गई 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में बैंक फ्रॉड में कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 101.85 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है? तो 159% बैंक फ्रॉड में वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, आरबीआई के वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर ही 2020-21 के लिए भारत की जो विकास दर होगी वह -5.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके पश्चात है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है माई IAF। आगे देखते हैं, हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के लिए वित्त प्रदान करेगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस देश से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की ताकत में कटौती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो लेबनान से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की ताकत या उसकी क्षमता को में कटौती करने का प्रस्ताव को मंजूरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा किया गया है। यद्यपि हम जानते हैं कि हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें समस्त बंदरगाह को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के द्वितीय विश्व युद्ध के किस जासूस को लंदन में नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम था नूर इनायत खान। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जर्मनी के विरुद्ध जासूसी का कार्य किया था।
आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत ने शांति मिशन बलों में महिलाओं की भूमिका पर किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो इसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशन बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसका सह प्रायोजक भारत था। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस अमेरिकी अभिनेता का निधन हो गया? तो चैडविक बोसमैन का निधन हुआ है। इनकी फिल्म ब्लैक पैंथर थी तथा इस ब्लैक पैंथर से ही इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं Peabody.com द्वारा जारी प्रति माह औसत वेतन के मामले में भारत वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो 72वें स्थान पर भारत बना हुआ है तथा इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम पायदान पर है। आगे देखते हैं हाल ही में चीन ने 1938 से 1942 के दौरान अपने चिकित्सा योगदान के लिए किस भारतीय चिकित्सक की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण चीन के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि लेबनान में 4 अगस्त को शहर के बंदरगाह पर विस्फोटों से राजधानी बेरूत में क्षतिग्रस्त हुई विरासत स्थलों के पुनर्वास के लिए फंड्स आकर्षित करने के लिए बेरूत पहल किस वैश्विक संस्था ने प्रारंभ की है? तो यूनेस्को ने बेरूत में क्षतिग्रस्त हुई विरासत इमारतों के पुनर्वास या उनके पुनर्वास के लिए फंड आकर्षित करने के लिए बेरूत पहल का प्रारंभ किया है। आगे देखते हैं यूरोपीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम ने फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन को हराकर जीता है? तो जर्मनी की फुटबॉल क्लब है बायरन म्यूनिख ने यूएफा वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता का चैंपियंस लीग खिताब जीता है। इस मैच में केवल एक गोल हुआ था और गोल बायरन म्यूनिख के किंग्सले कोमान ने किया था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर प्रदान किया गया। तो यहाँ पर जो एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है इस बार, तो इसके पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ देखते हैं कि किस क्षेत्र में या किस पुरस्कार में कितनी कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि है उसे 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार के रूप में पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि है 15 लाख और द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए होगी तथा ध्यानचंद पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि जो है वह 10 लाख रुपए रखी गई है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वप्रथम है रोहित शर्मा, क्रिकेट से संबंधित हैं। मरियप्पन टी, ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं। मोनिका बत्रा है, टेबल टेनिस से संबंधित। विनेश फोगट कुश्ती से और रानी रामपाल जो हैं यह हॉकी की खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इनकी कुल संख्या 5 है। आगे देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में काफ़ी लोगों को दिया गया है, जिनमें प्रमुख हैं धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के लिए, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के लिए, रोमेश पठानिया हॉकी, इसके पश्चात है विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नियमित श्रेणी में जूड फेलिक्स सेबेस्टियन जो कि हॉकी के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं उनको प्रदान किया गया है। योगेश मालवीय मलखंभ के लिए, जसपाल राणा को शूटिंग के लिए, कुलदीप कुमार हांडू वुशु के लिए, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड में काफ़ी खिलाड़ी हैं जिनमें प्रमुख है अतनु दास तीरंदाजी के लिए, दूती चंद एथलेटिक्स के लिए, सात्विक साई रैंकी रेड्डी बैडमिंटन के लिए, इसके पश्चात सूबेदार मनीष कौशिक बॉक्सिंग के लिए, ईशांत शर्मा क्रिकेट के लिए, दीप्ति शर्मा क्रिकेट के लिए,
संदेश झिंगन फुटबॉल के लिए, अदिति अशोक गोल्फ के लिए, आकाशदीप सिंह हॉकी के लिए, दीपिका हॉकी के लिए, दीपक कबड्डी के लिए, मनु भाकर को भी इस बार प्रदान किया गया है अर्जुन अवार्ड। उसी प्रकार दिविज शरण, शिवा केशवन शीतकालीन ओलंपिक खेलों में यह पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें भी प्रदान किया गया है। इसके पश्चात देखते हैं तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। पहला है लैंड एडवेंचर में अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, काका तामुत, नरेंद्र सिंह, केवल हिरेन, कक्का आदि को लैंड एडवेंचर के अंतर्गत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। वहीं वाटर एडवेंचर में सत्येंद्र सिंह को, एयर एडवेंचर में गजानंद यादव को, लाइफ टाइम अचीवमेंट स्वर्गीय मगन बिस्सा को दिया गया है। इसके पश्चात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने इस बार प्राप्त की है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो उभरती हुई प्रतिभा की पहचान और पोषण करने के लिए यह पुरस्कार लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को प्रदान किया गया है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए ONGC को इस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार और खेल कल्याण उपाय करने के लिए वायुसेना का खेल नियंत्रण बोर्ड को यह प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। और विकास के लिए खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान IISM को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद देखते हैं ध्यानचंद अवार्ड। तो कुलदीप सिंह भुल्लर जो कि एथलीट से संबंधित हैं, कोच हैं एथलेटिक्स के, तो उन्हें यह ध्यानचंद अवार्ड प्रदान किया गया है। इनके साथ ही जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स से, प्रदीप कृष्ण गंधे बैडमिंटन से, तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन, N ऊषा बॉक्सिंग, लखा सिंह मुक्केबाजी, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह रोइंग, स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी से, नंदन पी बाल टेनिस से और नेत्रपाल हुडा को कुश्ती के लिए ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त होती रहे। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।